सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर एकेडमिक्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। और बहुत बच्चे इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए एक हमारी रेन मैन प्रॉब्लम होती है और एक रेन रिवर प्रॉब्लम होती है। वो सब रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। तो आज हम इसका कोर कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो एक्चुअली आता कहाँ से और उसे इफेक्टिवली लगाया कैसे जाए क्वेश्चंस के लिए। ठीक है ना। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक छोटी सी इसके बारे में पता होना चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था जब मोशन चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी ऑब्जर्विंग पॉइंट होती है, ये एक ऐसा ऑब्जर्विंग जगह होती है जहां से तुम किसी भी मोशन को देखते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुम किसी रोड पे खड़ा होकर किसी ट्रक को देख रहे हो तो रोड तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ट्रक मोशन कर रहा है और तुम रोड के हिसाब से उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ऐसे ही तुम्हारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, मतलब नॉर्मल भाषा में बोलूं तो, कि जहां से भी तुम किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो वो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट पर है। दूसरा हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और तीसरा हो सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन। तो तीनों में कुछ कुछ फर्क है, बट सबसे जरूरी बात मैं बताऊं तुम्हें कि तीनों में से जो एक्सेलरेशन वाला फ्रेम है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जो ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट वाला फ्रेम है या स्टेशनरी फ्रेम है, इन्हें हम इनर्शियल फ्रेम्स के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पे अलग से पूरी एक वीडियो बन सकती है वैसे, कि इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन के लॉज फॉलो होते हैं, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉज फॉलो नहीं होते विदाउट स्यूडो फोर्स अप्लाई करें। बट वो अलग चीजें हैं। अभी के लिए हमें उस पर नहीं जानना है, हमें अभी खाली फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानना था, क्योंकि इसकी मदद से अब हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो ध्यान से देखिए जरा, कि सपोज करो मैंने यहाँ पर अब दो फ्रेम्स लिए हैं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में होता क्या है कि हम एक ही ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग फ्रेम से देखते हैं। एक फ्रेम हो सकता है रेस्ट पर होता है और दूसरा फ्रेम हो सकता है चल रहा होता है। उसी के हिसाब से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सपोज करते हैं सबसे पहले एक फ्रेम है एस, जिसे मैंने बोला है स्टेशनरी फ्रेम। स्टेशनरी फ्रेम के नाम से मैंने इसे डिनोट करा है। और एस डैश फ्रेम को मैंने क्या लिया है, सपोज करो ये मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसका एग्जांपल के लिए क्या तुम सोच सकते हो, क्योंकि साथ साथ एग्जांपल रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, कि तुम्हारा एस फ्रेम तुम्हारी एक रोड है, ठीक है, जो कि नॉर्मली हम मानते हैं कि रेस्ट पर है, बट एक्चुअली में रोड भी रेस्ट पर नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी भी सर्कुलर मोशन कर रही है ना। बट मान लेते हैं अभी रोड हमारी रेस्ट पर है, स्टेशनरी फ्रेम है, और उस रोड के ऊपर एक बस चल रही है। वो बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होनी है। पहली बात ये, उस बस को हम बोलेंगे हमारा एस डैश फ्रेम, जिसे हम बोलेंगे मूविंग फ्रेम। अब ध्यान से समझना, सपोज करो उस बस के अंदर एक बच्चा बैठा है और वो एक बॉल से खेल रहा है। उस बॉल को मैंने इस पॉइंट पी से दिखाया, ठीक है। अब हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, पहले हम देखेंगे कि एस डैश के हिसाब से वो बॉल कैसी दिखेगी हमें, या बस के हिसाब से, ठीक है, और रोड के हिसाब से उस बॉल हमें कैसी दिख रही होगी। फिर उन दोनों को हम आपस में रिलेट करेंगे और एट द एंड हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। तो ध्यान से देखना, ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी जो बॉल है वो सड़क से कुछ और तरह की दिख रही होगी मोशन करती हुई, और बस के हिसाब से उसका मोशन कुछ अलग होगा। तो सपोज करो बस का जो ओरिजिन है उसे मैंने ओ डैश से डिनोट कर दिया है, और जो हमारी रोड का ओरिजिन है वो ओ है, ठीक है, नॉर्मली। तो हम सपोज करते हैं, थोड़े वेक्टर्स लगाते हैं, वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। कैसे जरूरत पड़ेगी, कि सपोज करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम्हें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बताना होता है, उसकी पोजीशन को, तुम कौन से वेक्टर का इस्तेमाल करते हो? पोजीशन वेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हम बनाते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट बॉल, जिसे मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। या तो रोड के हिसाब से उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो नॉर्मली एक सीधी लाइन बनाओ इधर से और उस पर आगे एक हेड लगा दो। तो ये जो ओपी वेक्टर है ये मुझे पोजीशन बताएगा ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रोड या विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। ऐसे ही जो पोजीशन वेक्टर होगा उस बॉल का दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, वो ऑब्वियसली अलग होगा। टू पॉइंट ओ डैश, मतलब बस के हिसाब से ऑब्वियसली वो तुम्हारी बॉल जो है वो कुछ अलग दिख रही होगी। तो सपोज करो बस के हिसाब से जो पोजीशन वेक्टर है वो है तुम्हारा ओ डैश पी वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द बस। सो अब मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मली अगर हम वेक्टर एडिशन के हिसाब से देखें
और एक चीज और है यहाँ पे ड्रॉ करो कि बस जो है तुम्हारी एस डैश फ्रेम जो है वो रोड के हिसाब से उसकी भी तो कुछ पोजीशन होगी ना, कि भाई बस तुम्हारे सामने से जा रही है, उसकी बस की भी तो पोजीशन होगी ना तुम्हारे हिसाब से कुछ। इसका मतलब क्या है, इस ओ डैश की भी ओ के हिसाब से एक पोजीशन वेक्टर होगा जिसे हम दिखाएंगे ओ डैश वेक्टर से। ठीक है, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आता है। हम नॉर्मली अब क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ तो हमें पता चलेगा, हम लिखेंगे ऊपर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन we can write that कि o डैश प्लस o डैश p, o डैश वेक्टर प्लस o डैश p वेक्टर, ये ग्रीन वाला और ये जो वॉयलेट वाला वेक्टर है, इन दोनों को जो सम होगा वो इस येलो वाले OP वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। सो अब जो ये रिलेशन हमारे पास निकल कर आया है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसे ही हम बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द टू फ्रेम्स। तो अभी क्या है कि यहाँ पर ये जो OP वेक्टर है ये हमें देगा पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम, और ये जो O डैश P वेक्टर है ये हमें देगा पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग फ्रेम S डैश फ्रेम। ओके, सो अब बात क्या आती है, सबसे पहले तो अभी हमने वेलोसिटी नहीं निकाली है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारा जो निकल कर आया है ये रिलेटिव पोजीशन निकल कर आई है, दिस इज रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव वेलोसिटी पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि जो पॉइंट P है जिसे हम कब से बॉल बोल रहे थे कि बस के अंदर एक बच्चा जो है वो बॉल के साथ सपोज करो खेल रहा है, इस पॉइंट P को पहचानना ही सबसे बड़ी बात होती है जब हम इस मेथड को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो होता क्या है कि पॉइंट P, S डैश और S, इन तीनों को अगर आपने क्वेश्चन के अंदर पहचान लिया तो आप फिर इस मेथड से बहुत अच्छे से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इस पॉइंट P को ना इसी वजह से एक नाम देते हैं, या ये जो ऑब्जेक्ट है जिसे भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अलग अलग फ्रेम से, उसे एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है, कहीं लिखा नहीं है ऐसा, मतलब मैं बोलता हूँ इसे ऐसे, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी कह सकते हो बट ऐसे एक नाम देना ज्यादा ठीक रहता है। तो जिस ऑब्जेक्ट को तुम अलग अलग फ्रेम से देख रहे हो उसे हम प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आपने प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, मूविंग फ्रेम और स्टेशनरी फ्रेम को पहचान लिया तो बहुत अच्छे से और आसानी से आप इस क्वेश्चन से, इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का जल्दी से फॉर्मूला निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमारे पास पोजीशन आ गई है, पोजीशन से अब हमें जाना है वेलोसिटी पे। तो सबने पढ़ा है कि वेलोसिटी होती है हमारी dx by dt, पोजीशन का जो डेरिवेटिव होती है वो हमारी वेलोसिटी होती है। हम वहीं पे यहाँ पर यही करेंगे, इस इक्वेशन में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जैसे डिफरेंशिएट करते हैं हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन निकल कर आएगा, d by dt ऑफ o डैश प्लस d by dt ऑफ o डैश p इक्वल्स टू d by dt ऑफ OP वेक्टर। ओके, यहां तक ठीक है। अब देखना ध्यान से, इनकी वैल्यूज कैसे देखेंगे हम। सबसे पहला d by dt ऑफ o डैश, ये जो o डैश थी ये हमारी पोजीशन थी मूविंग फ्रेम की स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा बस था, हमारी मूविंग फ्रेम बस थी और स्टेशनरी फ्रेम रोड थी। तो o डैश अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो वो अगर हम इसे देखने लगे तो एक तरह से बस की वेलोसिटी तो होगी वो। तो जब पोजीशन वेक्टर o डैश टाइम के साथ चेंज होगा वो एग्जैक्टली बस की वेलोसिटी ही होगी, और वो तो हमने स्टार्टिंग में मानी है, क्या v वेलोसिटी मानी हमने अपनी मूविंग फ्रेम की। तो हम यहाँ पर तो उसकी जगह यही लिख देंगे दैट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बस, v जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी, है ना। इसे तुम एक तरह से और लिख सकते हो दैट वेलोसिटी ऑफ s डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम, है ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं d by dt ऑफ o डैश p। o डैश p क्या है, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ p, या तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट था प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट s डैश के हिसाब से।
तो अगर इसे तुम टाइम के साथ चेंज करने लगोगे तो इसके पास भी वेलोसिटी आ जाएगी एस डैश फ्रेम में। तो हम लिखेंगे कि ओ डैश पी वेक्टर अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो वो मुझे देगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने पी से डिनोट करा है, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग फ्रेम। एस डैश के हिसाब से ये पी की कितनी वेलोसिटी है वो यहां पर आ जाएगी, और एट द एंड हमारे पास इक्वल्स टू में जो मेरा ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर ये रहा, ओपी वेक्टर अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो पी की वेलोसिटी आएगी इस स्टेशनरी फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं हम यहाँ पे लास्ट में कि दैट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। सो नाउ वी हैव द फॉर्मूला जिसकी हम कब से डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे, यही है तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला, जो कि रिलेट कर रहा है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एस डैश with respect to s, this is the velocity of p जो हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है with respect to moving frame s dash, and this is the velocity of हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट with respect to the rest frame s। तो अब देखो, अगर हमें एक फ्रेम में वेलोसिटी पता है और दूसरे फ्रेम के और पहले फ्रेम के बीच की वेलोसिटी भी हमें पता है ना, तो हम फ्रेम चेंज कर कर और जो हमारा पहले की अगर हमें पता है दूसरे में हम इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर अभी हम आगे सॉल्व भी करेंगे, इन तीनों में से दो चीजें तुम्हें पता होंगी, क्वेश्चन में दी गई होंगी पक्का, वो तुम्हें थोड़ा बस ढूंढने में थोड़ी टाइम लगेगा उसे, बाकी फिर आसानी से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना और तुम्हारा आंसर इजीली आ जाएगा। और यहां पर भी तुम ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर वेलोसिटी है सबकी, यहां पर वही रिलेटिव पोजीशन है, यहां पर रिलेटिव पोजीशन आएगा तीनों में बट अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे, हमें तो वेलोसिटी से मतलब है ना। तो नीचे आ जाओ, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया है और इसे अब अप्लाई करके देखते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के अंदर सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो यहां पर सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आइडेंटिफाई करना है मूविंग फ्रेम को, रेस्ट फ्रेम को, और तीसरा हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को। तो आइडेंटिफाई करते हैं जल्दी से। यहां पर लिखा है स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब स्विमर यहां पर प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसकी वेलोसिटी की बात हुई है किसी दूसरे फ्रेम में। तो सपोज कर लो हमारा जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है वो यहां पर मैन है या स्विमर है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट इज मैन। स्टिल वाटर में 40 किलोमीटर पर आवर से चल सकता है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे वो रिवर भी फ्लो कर रही है अब 30 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो मतलब क्या है, यहां पर मूविंग फ्रेम तुम्हारी रिवर है और एट द एंड आगे देखोगे क्या लिखा है कि हमें निकालना है फाइंड हिज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है, इसे बना ले जल्दी से एक बार। अगर हम ये हमारी रिवर है, ठीक है, बाहर हमारा इधर ग्राउंड है और इधर भी ग्राउंड है। रिवर जो है वो फ्लो कर रही है विद 30 किलोमीटर पर आवर और जो मैन है वो उसके परपेंडिकुलर जा रहा है। करंट मतलब जिधर फ्लो कर रही है रिवर उसके परपेंडिकुलर मैन जा रहा है। तो परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की तरफ, विद मैन की स्पीड कितनी दी है स्टार्टिंग में 40 किलोमीटर पर आवर, कि भाई रिवर में वो इतनी स्पीड से तैर सकता है ना। चलो हाँ तो हमने पहले तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारा मूविंग फ्रेम रिवर है क्योंकि रिवर मूव कर रहा है, और हमारा स्टेशनरी फ्रेम है ग्राउंड क्योंकि ग्राउंड रुका हुआ है। तो ग्राउंड हो गया हमारा एस फ्रेम, और हमारी जो रिवर है, कहां गई रिवर ये रही, रिवर हो गई हमारी एस डैश फ्रेम। तो एक तरह से ध्यान से देखोगे हमें दिया क्या गया है, वेलोसिटीज के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें दिया गया है स्टिल वाटर, वाटर के अंदर मैन की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दी गई है और वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। और हमें ये दिया गया है रिवर इज फ्लोइंग एट 30 किलोमीटर पर आवर,
इसका मतलब क्या है, अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो रिवर हमें 30 किलोमीटर पर आवर से तो फ्लो करती हुई दिखेगी, तो इसका मतलब क्या है, ये 30 किलोमीटर पर आवर जो है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि भाई नदी को तुम बहते हुए ग्राउंड से देख रहे होगे, तो ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी दी गई। अच्छा, इन्हें वेक्टर्स बना लेते हैं, वेक्टर्स मैंने ऐड नहीं करे इधर। अगर इधर वेक्टर लगाओगे तो मैन जा रहा है ऊपर जे कैप की तरफ, और रिवर जा रही है वेक्टर लगाते ही तुम्हारे आई कैप की तरफ। चलो ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हिज, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट मैन है उसकी वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बस सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला लिख लो जल्दी से अपना, हमारा जो पिछला फॉर्मूला आया था ये रहा कि वेलोसिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। सो वेलोसिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट हमारा मैन है, velocity of man with respect to ground, velocity of principal object with respect to stationary frame इक्वल टू होगी, फॉर्मूले में देखो आगे, velocity of p principal object with respect to moving frame, मतलब velocity of man with respect to moving frame जो कि रिवर है, ठीक है, और एट द एंड velocity of moving frame with respect to rest frame जो कि है हमारी ये रही वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, रिवर मूविंग फ्रेम है और तुम्हारा ग्राउंड रेस्ट फ्रेम है। तो देखो कितनी इजीली तुमने इक्वेशन बना ली। सो अब तुम्हें बस सीधा इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के लिए देखो सिंपल है, तुम्हारा VMG की जो वैल्यू है वो तुम्हें निकालनी है, तो ऐसे ही रहेगा VMR, देखो ये है 40 J कैप एंड VRG है तुम्हारा 30 I कैप। So this will be the velocity of man with respect to ground, but it is in vector form। ये भी तुम्हारी वेक्टर फॉर्म में निकल कर आई है। अगर तुमसे कोई पूछने लगे भाई वैल्यू बताओ कितनी होगी या ड्रॉ करके दिखाओ, तो सबसे पहले तो इन वेक्टर्स डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में। तुम्हारी जो पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल कर आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ये जो तुम्हारा वॉलेट वाला वेक्टर है। और इसकी अगर तुम्हें वैल्यू पता करनी है VMG की, उसके लिए तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली VMG वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। सो x कॉम्पोनेंट इज 30 उसका स्क्वायर एंड देन 40 उसका स्क्वायर। और तुमसे कोई पूछ रहा है अगर इसके डायरेक्शन बताओ कि भाई डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, तो थीटा भी तुम निकाल सकते हो विद द हॉरिजॉन्टल यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है तुम्हारा 40 और बेस है हमारा 30, ठीक है ना। अब इसके आगे बात करते हैं कि ग्राउंड के हिसाब से तुम्हारा जो मैन है वो तुम्हें इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर जो कि तुम्हें ग्राउंड से दिख रहा होगा मैन, है ना। सो ये क्वेश्चन था, देखो कितनी इजीली सॉल्व हो गया जब हमने अपनी ये वाली इक्वेशन अप्लाई करी। बट हाँ, वही 3 चीजें तुम्हें पता होनी जरूरी है। सबसे पहला तुम्हारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, दूसरा तुम्हारा स्टेशनरी फ्रेम, तीसरा तुम्हारा मूविंग फ्रेम। जैसे ही तुमने आइडेंटिफाई कर ली तीनों चीजें, वैसे ही तुम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार मैं तुम्हें एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ और फिर उसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे इसे, है ना। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में क्या है कि मैन इज वॉकिंग ऑन अ रोड एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर आवर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो एक्चुअली में रेन ड्रॉप्स हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि मैन के हिसाब से उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट पता कर लिया, रेन ड्रॉप्स। मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम यहाँ पर है मैन, मैन वॉक कर रहा है और उसके हिसाब से हमें वेलोसिटी निकालनी है। सो मैन इज द मूविंग फ्रेम एंड तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी वेलोसिटी जो दी गई है इनिशियली
रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ये रोड के हिसाब से तुम्हें बताया गया कि रोड के हिसाब से जो है तो वो तुम्हारा 4 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो रेन ड्रॉप्स की रोड के हिसाब से। तो रोड जो है तुम्हारा वो तुम्हारा रेस्ट फ्रेम है। तो देखो ध्यान से, रेस्ट फ्रेम के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीट लिख लो, चलो क्योंकि फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, स्ट्रीट लिख लो इधर। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीट वो तुम्हें दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर, हाँ रेन ड्रॉप्स की। और वो जो इंसान है वो रोड पे से चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका मतलब क्या है, हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीट भी दी गई है जो कि है 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसका वेक्टर डायग्राम कंप्लीट करना खुद से, और उसके बाद एक्चुअली में हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अपनी फिर से इक्वेशन बनाना और सबसे पहले वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना, तब ये सॉल्व होगा जाके। और एक और क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क के लिए जो है तुम्हें कंप्लीट ही खुद करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारा ये, है ना। उसी इक्वेशन से तीनों क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकते हैं जो कि बहुत बार बच्चों को दिक्कत देते हैं करने में। अब एक छोटी सी चीज के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, वो क्या है कि जो हमने पूरी डेरिवेशन करी है रिलेटिव वेलोसिटी की, हमने बेसिक से देखा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। उसमें हमने एक चीज ली थी क्या, कि जो वेलोसिटी ली थी ना फ्रेम की v, जो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी थी, इस डेरिवेशन में एक चीज का ध्यान रखना है, ये वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट के। ये जो c है स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा अजम्पशन नहीं, ऐसी वेलोसिटी नहीं लेंगे जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत छोटी है, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के पास की वेलोसिटी से इस फ्रेम को चलाने लगे तो होगा क्या, जो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करा है ना टाइम के हिसाब से, वहां पे हमने टाइम सबके लिए सेम लिया है दोनों फ्रेम्स के लिए, है ना। बट ऐसा नहीं होता है, जब जब हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को स्पीड के, लाइट ऑफ स्पीड के पास लेकर जाते हैं तो टाइम भी चेंज होता है, टाइम रिलेटिव होता है टाइम स्लो हो जाता है जितनी ज्यादा तुम स्पीड बढ़ाते जाते हो, तो वहां पर फिर तुम टाइम को सेम नहीं ले पाओगे दोनों फ्रेम्स में। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है खाली इसी के लिए अप्लाई होता है, फॉर v मच मच लेस देन c। और ये जो डेरिवेशंस है, ये जो पूरी डेरिवेशन हमने करी है, इसका एक नाम भी है, इन्हें हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करी थी। और ये तुम्हें, अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ना है तो ये ग्रेजुएशन फिजिक्स में और अच्छे से पढ़ाया जाता है, बट अभी के लिए तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। इन्हें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। और जब स्पीड ऑफ लाइट के करीब की चीज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, वहां पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। बट वही है, वो तुम्हारे अभी सिलेबस में है नहीं, तुम्हें बस इतना ही ध्यान रखना है कि अभी के लिए तुम अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के और अपने एनसीईआरटी के या अपने बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाओ, उसके लिए तुम्हें खाली यही फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसमें बस 3 चीजें पता लगा लो, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, मूविंग फ्रेम और रेस्ट फ्रेम, बस फॉर्मूले में अप्लाई करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट हाँ, एक लास्ट चीज, डायग्राम बनाना मत भूलना, डायग्राम के साथ ही हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, होप आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही आगे और डीप कॉन्सेप्ट्स हम लेके आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।